नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ण विचार और उच्चारण। एक भाग हमने बनाया था पहले। आज भाग 2 बना रहे हैं उसी का, जिसमें हम पढ़ चुके हैं वर्ण, वर्णमाला, आयोगवाह, आगम स्वर और स्वर के भेद। आज हमें इससे आगे पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं। आज हम पढ़ते हैं अनुस्वार। अब देखिए, अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, जैसे न्या, ड़ा, ना, म। ठीक है, तो ये जो अक्षर होते हैं, ये जो हर वर्ग, यानी ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग, ये पा वर्ग, इस वर्ग के अंत में जो ये लिखा होता है, ये ध्वनियां अनुस्वार कहलाती हैं। ठीक, अनुस्वार जिस व्यंजन से पहले लगाए जाते हैं, उसी व्यंजन के वर्ग की अंतिम ध्वनि के रूप में लिखे। जैसे हमें आपको लिखना है फंदा, तो फंदा कैसे लिखेंगे? फा। अब दा किस में आता है? दा आता है ता वर्ग में, और ता वर्ग में जो अंतिम ध्वनि है अनुस्वार के हिसाब से वो ना है, तो ये आना, ये वाला लिखेगा फंदा। ठीक है, अगर आपको लिखना है कंघा, तो कैसे लिखेंगे? का तो लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस ध्वनि के पहले लगाए जाते हैं, क्या लिखा? जिस व्यंजन के पहले लगाए जाते हैं, उसी व्यंजन के वर्ग की अंत ध्वनि के रूप में लिखना है। तो अगर कंघा लिखना है तो यहां बिंदी नहीं लगा देंगे। ठीक है, सॉरी, ऊपर ही बिंदी, क्योंकि घा आ रहा है, तो घा किसका है? का वर्ग का है, तो का वर्ग के अंतिम जो ध्वनि है, जो अनुस्वार है, जिसको कहा जाता है, वो अंगा है। अंगा, तो इसमें अंगा ऐसे लगा देंगे। ठीक है, यहां आधा ना नहीं, वो गलत रहेगा। अगर लिखना है आपको संबोधन, संबोधन में अब अनुस्वार तो स्वर तो निकल रहा है, कौन सा वाला लिखे? कई लोग जैसे उसमें ऊपर लगा देते, वो भी मान लिया है, लेकिन क्या वो सही? वो बिल्कुल सही नहीं है। उसके लिए जैसे सम बो बा आना है, तो अब बा किस में आता है? पा वर्ग में, पा फा बा बा मा, यानी इसमें मा उपयुक्त रहेगा अनुस्वार के रूप में, तब होगा, तो ये लिखा जाएगा संबोधन, इस तरीके से। ठीक है, अब आप समझ गए अनुस्वार क्या है। अनुस्वार जिस व्यंजन के पहले लगाया जाता है, उसी वर्ग के अंतिम ध्वनि के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं विसर्ग। अब विसर्ग क्या होता है? इसका प्रयोग केवल संस्कृत भाषा के शब्दों में होता है। इसका उच्चारण हा की तरह की, जैसे तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत भाषा के, उनका उच्चारण में किया जाता है, और इसका प्रयोग हा होता है। जैसे ऐसे जाता है, प्रातः लिखा जाता है, प्रातः। संभवतः लिखा जाता है, संभवतः। ठीक है, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, और उसको पढ़ने के लिए या लिखने के लिए इस विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्वरों की मात्राओं का प्रयोग। अब यहां देखते हैं रा के साथ मात्राओं का कैसे प्रयोग किया जाता है। हर व्यंजन के साथ मात्राओं का अलग अलग तरह से प्रयोग होता है। वैसे इसमें रा के साथ जब छोटा ऊ, यानी इस तरीके से, और बड़ा ऊ ये वाला, जब रा के साथ बाकी व्यंजनों के साथ लगाते हैं, तो इनके नीचे लगाया जाता है छोटा ऊ या बड़ा ऊ। लेकिन जब रा के साथ लगाते हैं, तो जब छोटा ऊ की मात्रा रा के साथ लगती है, रा तो पूरा ऐसे लिख दिया जाता है, और उसके बाद ये इस तरीके से ऐसे लिख दिया जाता है। लेकिन यहीं पर अगर बड़ा ऊ, जैसे हमें लिखना है रुकना, तो ऐसे लिख दिया जाएगा रुकना। ठीक ठीक, लेकिन अगर लिखना हो रूप, तो रूप लिखने के लिए रा तो ऐसे ही बनाया जाता है, लेकिन थोड़ी सी ऐसे लाइन खींचने के बाद तब ऐसे लिखा जाता है, तब ये हो जाता है रूप। ठीक है, इसको और थोड़ा सही से लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक, अब ये तरह छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा में। ठीक, अब रा का एक प्रयोग तो ये हो गया, रा के साथ इन मात्रा का। लेकिन अगर रा बिना स्वर के आए, बिना स्वर के आए, बिना स्वर के कैसे आता है? जैसे लिखना है आपको कर्म, कर, तो
में रा में स्वर नहीं आ रहा है, तो इस व्यंजन के पहले लगना है, उस व्यंजन के ऊपर लिख दिया जाता है। कर्म, धर्म, शर्म, जो भी इस तरीके के हैं, जैसे धर्म लिखना है तो ये मां के पहले बोला जा रहा है, बिना स्वर का है, तो ये उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है अगर बिना स्वर का है। ठीक। अब तीसरा होता है, अगर रा के पहले कोई ऐसा व्यंजन है इसमें स्वर नहीं है, जैसे क्रम, इसमें का स्वर नहीं है, स्वर रा में है, तो उसमें नीचे ऐसे क्रम, भ्रम, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। एक और होता है जैसे टा और डा, ठीक है, टा और डा में अगर ये वाला प्रयोग करना है तो टा में जैसे टा लिखेंगे, आपको लिखना है ट्रक, तो ट्रक के लिए ऐसे लिखना होता है। ठीक है। राष्ट्र लिखना है तो राष्ट्र ऐसे लिखा जाएगा। जैसे ड्रम लिखना है तो ड्रम आप इस तरीके से, ये डा और टा में इस तरीके से इस्तेमाल होता है। अगर बिना स्वर वाला कोई व्यंजन आ जाए, ठीक है, ये तीसरा था, ये चौथा तरीका है, बिना स्वर वाला कोई व्यंजन आ जाए तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर बिना स्वर का रा हो तो जिस व्यंजन के पहले लिखना है उसके पहले ना लिख के ऊपर लिख देते। ठीक है। अब देखते हैं अगला तरीका। अब जैसे लिखा हुआ रि का प्रयोग, ठीक है, इसका जो उच्चारण है वो रि की तरह किया, जैसे रा में छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है, उसी तरीके से इसका उच्चारण होता है। जैसे लिखा जाता है ऋषि, तो ये पूरा लिखने के बाद, ठीक, एक तो ये प्रयोग हो। दूसरा होता है जैसे लिखा जाता है पृथ्वी, तो ये जो नीचे लगाया जाता है वो है पृथ्वी, ठीक है, सृष्टि, ये इस तरीके से भी इसका प्रयोग होता है। अगर बिना स्वर वाला कोई व्यंजन आ जाएगा और उसमें ये री का प्रयोग करना है तो इस तरीके से ये नीचे लगाया जाएगा। ठीक। अब देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, इसका जो निशान होता है वो चंद्र बिंदु की तरह होता है, ठीक है, इस तरीके से। और इसका प्रयोग शिरोरेखा, यानी जो भी व्यंजन है उसके ऊपर जो लाइन होती है, ठीक है, जैसे लिखना है आपको कांच, ठीक है, तब आप ऐसे लिखेंगे। शिरोरेखा के ऊपर ही किया जाता है। लेकिन अगर शिरोरेखा के ऊपर कोई बिंदु आ जाए, मतलब कोई मात्रा आ जाए, ठीक है, तो ये चंद्र की तरह ना इस्तेमाल होकर बिंदु की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे नींद, नींद में ये शिरोरेखा होगी, ये ऐसे, ये इसके ऊपर ये मात्रा आ गई तो यहां चंद्र ना बन के केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे आपको लिखना है सांप, तो सांप ऐसे लिखेंगे तो आप सांप ऐसे, हाथ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर जैसे गेंद लिखना है तो इसमें ऊपर ये गेंद, ठीक है। अगर ये ऊपर शिरोरेखा के ऊपर ये स्वर ना आता तो यहां पे चंद्रबिंदी बनती। लेकिन जैसे मुंह लिखना है तो मुंह, अब ये शिरोरेखा के नीचे ये मात्रा लगी है तो मुंह, ठीक है। अब समझ गए अनुनासिक क्या होता है। अब देखते हैं व्यंजन के प्रकार। अब व्यंजन तीन तरीके के होते हैं, एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, दूसरा होता है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमारी जीभ या होंठ से हवा स्पर्श करते निकलती है, जैसे खा, चा, छा, ता, था, जो भी हैं ये इनसे स्पर्श करते हुए निकलते हैं। अब इसमें भी कई हैं, वो हम बताएंगे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण स्वर व्यंजन के बीच में होता है, जैसे रा, ला, वा, ये जो व्यंजन होते हैं वो अंत व्यंजन कहे जाते हैं। और ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करने में जबान या होंठ से रगड़ते हुए निकलते हैं और
उष्मा पैदा करती है। ठीक है, अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से ये इन डिटेल अगले वीडियो में बताएंगे। हमने कोशिश की है कि कम समय में आपको अधिक जानकारी दी जाए। अगर ये चीज आपको अच्छी लगे तो साथ शेयर करिए, अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब